हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। मैं आपको कक्षा 9 की विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो अपलोड कर दिया था, आशा है कि आप लोग उसको विधिवत तरीके से देखे होंगे, पढ़े होंगे। थोड़ा सा और बचा था फर्स्ट चैप्टर में, एक आध दो टॉपिक उसको देखते हैं आज। चलिए देखते हैं हम। टॉपिक का नाम क्या है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं उनमें दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब डालने पर, लगाने पर, संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। जो पानी होता है, इसको हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो पानी होता है उसकी तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। वो कैसे देखते हैं। पानी है जो तो वो द्रव के रूप में रहता है, ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था ये है कि जो पानी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वह बर्फ़ के रूप में बन जाता है, तो वो ठोस हो जाता है। ठीक है, वो ठोस हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था हो गई ठोस। अब तीसरी अवस्था हो गई जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, भाप बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वाष्प। ठीक है, तो ये क्या कहता है? गैस के रूप में परिवर्तित होता है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उनमें पानी एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ पास ये चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, जब द्रव जो है संगलन होता है, जम जाता है तो ठोस हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया से ये गैस बन जाता है और संघनन से द्रव बन जाता है। इसी तरह द्रव जो है वाष्पीकरण से गैस बनता है और निक्षेपण से ठोस बन जाता है और संगलन से द्रव बन जाता है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? जैसे जो पानी इकट्ठा भरा रहता है, मान लो छत में आपके पानी भरा है, वो धीरे धीरे सूख जाता है, वहाँ कुछ पानी नहीं रहता, वो क्या होता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वह सीधे उड़ जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कपड़ा धोने के बाद सुखा देते हैं तो सूख जाता है, तो जिसमें कपड़े में जो पानी रहता है वह वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर लें। ठीक है, पहले में क्या किया है? 5 ml जो वाटर लिया है वो एक
परख नली में लिया है। दूसरे में क्या है, एक चीनी मिट्टी की प्याली है, उसे खिड़की के पास रख दिया गया है, पंखे के नीचे रख दिया है। और तीसरे में क्या किया है, एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml पानी लेकर उसको अलमारी में रख दिया है। फिर बोल रहा है कमरे का टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में जो समय लगता है उसको नोट कर लेते हैं। पहले वाले में जो समय लगे उसको नोट कर लेते हैं, दूसरे वाले में जो समय लगे उसको नोट कर लेते हैं, और तीसरे वाले में जो समय लगे उसको नोट कर लेते हैं। बारिश के दिन में भी क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आप आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। सही बात है। अब वर्षा में कपड़े बहुत देर में सूखते हैं और जब हवा चलती है तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो कपड़े में जो पानी रहते हैं वो हवा के कणों के साथ उड़ जाते हैं जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब देखते हैं क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जो मान ले खुला हुआ बर्तन रहता है उसमें जो पानी रहता है वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आप आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इससे कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। सही बात है। ये तो एसीटोन की बात हुई। आप लोग इस समय कोरोना संक्रमण की वजह से सैनिटाइजर का यूज जरूर करते होंगे। सैनिटाइजर आप लगाते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ जैसे ही सैनिटाइजर लगाते हैं तो तुरंत बाद आपको थोड़ा सा हाथ ठंडा लगने लगता है। क्योंकि क्या होता है, जो सैनिटाइजर होता है वह वाष्पीकृत हो जाता है और हथेली पर क्या होता है, शीतलता महसूस होने लगती है। ठीक है, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। सही बात है, गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है और जब पसीने से आपका कपड़ा होता है जो वो क्या होता है, गीला हो जाता है। जब हवा चलती है तो वो शीतलता पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ये 5 अवस्थाओं की बात हो रही है। पहले हमें भी इस चैप्टर में कितनी अवस्थाओं की बात किए हैं? 3 अवस्थाओं की, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और बताई गई हैं। कौन है? कंडेंसेट और 5वीं अवस्था क्या है? प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनिकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। सही बात है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट
कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कौन की थी इसकी खोज? अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी गणना की थी और उसका नाम क्या दिया था? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल नामक साइंटिस्ट ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बीईसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर है, ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास की बात करेंगे, आंसर क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, जहाँ समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।